कि अगर हम चीन के बगल क्लोज हैं तो हम इंडिया को इग्नोर करेंगे, इंडिया के क्लोज हैं चीन को इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी तो दोनों के साथ रिलेशनशिप है, ऐसा रशिया कह रहा है। हाँ, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है बहुत तेजी से भारत अपने रोज नए नए वेपन्स के बारे में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि चाहे सरकार एड़ी चोटी का बल लगा दे, लेकिन इतने जो दिहाइयों का, इतने दशकों का जो डैमेज है, ये इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। डैमेज बहुत है। कॉन्स्टिट्यूशन है और हम लोग इसीलिए हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के गद्दार, अगर आपको लगता है कोई गद्दार है तो आप एक्सपोज करिए पब्लिक के सामने। जो आपको लगता है आप एक्सपोज करिए। आप डेमोक्रेटिक और लीगल टूल्स इस्तेमाल करके उनको एक्सपोज करिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खास तौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत करिए दोस्तों। उठाइए हथौड़ा और सब्सक्राइब के बटन को मारिए इतनी जोर से, मोबाइल को मत मारिएगा, सिर्फ सब्सक्राइब के बटन को टच कर दीजिए। काम हमारा भी हो जाएगा और आपको भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आपको पता ही है किस तरीके से ईरान ने बम मार दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने दो रूप से बदला लिया। एक तो पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी जैश अल-अदल को बोला कि जाओ कुछ ईरानी अफसरों को ठोक कराओ, तो एक कर्नल साहब जो थे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, एक कर्नल को मार दिया, उसके दो बंदों को साथ में थे उनको मार दिया। और फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक लॉन्च करा है। यह बलोचिस्तान प्रोविंस, सिस्तान बलोचिस्तान बोलते हैं ईरान में इसको। बलोचिस्तान में आपको बता दूं 3 जगह है, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है। तो ईरान वाले बलोचिस्तान के अंदर घुस के इन लोगों ने गांव के पास बमबारी करी है और अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज इन्होंने जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मारा है वहां पे। ईरान ये कहता है कि भाई 7 लोग मारे गए हैं और 7 के साथ जो मरे हैं ये नॉन ईरानीज हैं। कहने की बात यह है कि बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल हैं। क्या करते हैं, जैसे बलोच फ्रीडम फाइटर्स कई इस बार ऐसा भी कर देते हैं कि जैसे यहां पे एक्शन करा और फिर अफगानिस्तान निकल लिए, पाकिस्तान के अंदर एक्शन करा और फिर ईरान निकल लिए। तो पाकिस्तान ने यह हमला करा है ईरान के ऊपर। दोस्तों, हमने कल बोली थी ना थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो कई लोगों ने बोला अरे मेजर साहब ज्यादा बोल दिया आपने थर्ड वर्ल्ड। भाई साहब ज्यादा वादा कुछ नहीं बोला, ज्यादा वादा कुछ नहीं बोला। मैं आपको बताता हूं, यह होना था पाकिस्तान की तरफ से, यह जवाबी कार्रवाई होनी थी। ये आज नहीं होती, कल नहीं होती, परसों, ये कभी ना कभी होनी थी। उसका कारण है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान जो पूरा देश है ना, आप एक बात समझिए, पाकिस्तान जो पूरा देश है वो एक चीज पे बेस्ड है, इट इज अ सिक्योरिटी स्टेट। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन ना मिले कोई बात नहीं, लोगों को खाने को ना मिले कोई बात नहीं, लोग अस्पताल में दवाइयां ना हो, लोग बिना दवाइयों के लोग निपट जाएं कोई बात नहीं, पाकिस्तान बेइज्जत हो जाए, जलील हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब डिफेंस की बात आती है, राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा एक माहौल बनाया। एनीवे, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये बहुत पहले मैंने बोला था कि अमेरिकन ने ना, ये देखिए देखिए देखिए, अमेरिकन ने पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए थे और बोला था कि जो तुम्हारे F-16 हवाई जहाज हैं, लड़ाकू विमान, F-16 हवाई जहाज, उनको जरा तुम अपग्रेड करो। अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई इनके ऊपर? अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई पाकिस्तान के ऊपर कि 450, नियरली $500 बिलियन, नियरली $500 बिलियन, 50 मिलियन शॉर्ट ऑफ $500 बिलियन अमेरिका ने पकड़ा दिया। पाकिस्तान खुश, बल्ले बल्ले। पाकिस्तान ने अपने हवाई जहाज जो थे F-16, उसके जो सर्विसिंग करनी है, उसका वॉशर, रेडिएटर, जो भी होता है मुझे नहीं पता, वो उन्होंने चेंज करा। और तब भी मैंने वीडियो निकाला था, मुझे मिल नहीं रहा वो वीडियो, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। अगर आपको मिलता है तो आप पुटअप करिए, हमें बताइए ये वीडियो था। उसमें मैंने बोला था कि अमेरिकन बोलेंगे पाकिस्तान को, अमेरिकन बोलेंगे पाकिस्तान को कि तुम अटैक करो। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेगा, पाकिस्तान ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेगा। जब अमेरिका बोलेगा वो काम होना है। मैंने तब बता दिया था दोस्तों, करीब 1 साल पहले की बात है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन ये आर्टिकल मुझे मिल गया तो मैंने एज प्रूफ ये आर्टिकल डाल दिया। मैंने तब बोला था इसी आर्टिकल को पढ़ के कि भाई ये जो है ना पूरा अमेरिका ने दिया है, ये सारा का सारा पीछे से अमेरिका करवा रहा है। इसीलिए चीन जो है बड़ा परेशान है। चीन कह रहा है यार आपस में मत लड़ो, क्योंकि चीन ने तो ईरान को भी पैसे दे रखे हैं, चीन ने पाकिस्तान को भी पैसे दे, अभी आपस में लड़ गए। चीन का मामला तो फेल हो गया, आपस में लड़ गए। तो दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जाते हैं ईरान। सोचिए, दिमाग लगाइए क्या चल रहा है यहां पे। कोई बहुत बड़े 2-3 खिलाड़ी बैठ के ना शतरंज खेल रहे हैं, एक चाल श्योर मात। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं ईरान। मीडिया इतना ज्यादा कवर नहीं करता है इनको। डॉक्टर जयशंकर कुछ रियासी जो है उनका प्रेसिडेंट, उसके कान में कुछ बोलते हैं कि फुस फुस फुस। डॉक्टर जयशंकर वापस आते हैं,
वापस आते ही कुछ घंटों के अंदर ये मार देते हैं मिसाइल पाकिस्तान। वहां पे चाइना आग बबूला कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने पट्टी पढ़ाई, तुमने मिसाइल क्यों मार दी पाकिस्तान के अंदर, देखो पाकिस्तान तुम कुछ मत करना। चाइना ने बोला पाकिस्तान को डोंट डू एनीथिंग, बोथ ऑफ यू जस्ट स्टैंड डाउन, मत करो मत करो मत करो। तब तक देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में पब्लिक का जो मूड है वो इतनी जल्दी बदला कि हुआ कैसे करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। पाकिस्तान के जहाज उड़े। वो जहाज क्यों उड़े? क्योंकि पैसा अमेरिकन ने दिया था 450 मिलियन। एडिटर साहब दोबारा दिखाओ जरा, 450 मिलियन, 450 मिलियन दिए भाई साहब अमेरिका ने। छोटी रकम नहीं है कि अपने जहाज वाज ठीक कर लो, अपने F-16 ठीक कर लो। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पे कर दिया काम। किसको अटैक करा? ईरान को। किसने अटैक करा? पाकिस्तान ने। ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इजराइल। और दूसरा बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका। मैंने आपको बताया था एक चाल शे और मात। अब आपको समझ में आ गया कल मैंने क्यों बोला था विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है, महायुद्ध की तरफ, विश्व युद्ध की तरफ। इसीलिए क्योंकि दोस्तों ऊपर से देखो, ये 23 फरवरी 2022 को ये ड्रामा शुरू हुआ था जब रूस घुस गया यूक्रेन में। वहां से प्रेशर हटाने के लिए, पूरी चीज समझ लेना आप, वहां से प्रेशर हटाने के लिए, राइट, हटाते हटाते वहां से प्रेशर क्या हुआ कि प्रेशर हटा प्रेशर हटा प्रेशर हटा। अब कैसे हटाएं प्रेशर यार? अब क्या करें इसको प्रेशर हटाने के लिए? अच्छा एक काम करो, कहीं और शुरू कर। अच्छा फोन करना जरा। रूस ने चीन को बोला, चीन ने ईरान को बोला, ईरान ने हमास को बोला। 7 अक्टूबर 2023 को हमास अटैक करता है। इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है। दुनिया हाय तौबा करती है, इजराइल नहीं रुकता। इजराइल कहता नहीं बेटा, पहला यू ड्रू फर्स्ट ब्लड। जो मूवी है ना फर्स्ट ब्लड, उसमें यही कहता है, दे ड्रू फर्स्ट ब्लड। यही चीज इजराइल ने बोली, यू ड्रू फर्स्ट ब्लड। इजराइल ने ठोकम पीटी शुरू करी, मार मार के सुअर बनाना शुरू करा, राइट। अब ये लड़ाई फैल गई। और यूएस को एक बात पता है कि लड़ाई की जड़ कौन है? ईरान। लड़ाई की जड़ है ईरान। जब तक आप ईरान को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप ईरान को मैसेज नहीं भेजेंगे, ईरान ये काम करता रहेगा। हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता रहेगा, हमास को सपोर्ट करता रहेगा, और ईरान जो है वो हुथियों को सपोर्ट करता रहेगा। ये दुनिया भर के शिपिंग लेन्स को ये बम मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, क्रूज मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं। ओ भाई कोई ना कोई तो रोकेगा, पर कौन रोके? ये तो आतंकवादी हैं। आप मार दोगे 10 और पैदा हो जाएंगे। इनका चालक कौन है? चालक है ईरान। तो दोस्तों जब ये बात हुई तो अमेरिका ने फोन करा पाकिस्तान को और बोला, हेलो पाकिस्तान, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें $450 मिलियन दिए थे F-16 हवाई जहाज अपने ठीक ठाक करवाने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, याद है कि नहीं याद है? उन्होंने बोला जी आलीजा हमें याद है, जिले लाही, आपका हर एक लफ्ज हमें याद है। तो जाओ बेटा, अब तुम्हें मौका मिल गया है, धक्कमबाजी हो गई है, जो तुम मौका ढूंढ रहे थे वो मौका तुम्हें ईरान ने दे दिया, ठोक दिया। अब दोस्तों ये चीज और फैलेगी, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये अफगानिस्तान में फैलेगी। ये पावर गेम्स हैं, और इन पावर गेम्स में ईरान इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गेम चल रहे हैं रशिया, अमेरिका और चाइना के बीच में, और यहां पे जो प्यादे हैं ना वो देश हैं। समझ लीजिए कितने लेवल पे चेस का गेम चल रहा है कि जहां पे प्यादे जो हैं वो देश हैं। अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या होगा। 2 कॉन्टिनेंट्स में इंडिविजुअली जंग चल रही है। ईस्टर्न यूरोप, वहां पे यूक्रेन है, वहां पे जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन की, रोज लोग मर रहे हैं 100 के हिसाब से। और दूसरी जंग यहां पे चल रही है, एशिया में चल रही है, और बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो तो भारत से सटा हुआ है। अब लोगों का यह मानना है कि क्या भारत का इसके ऊपर, मतलब इस पूरी चीज का भारत के ऊपर असर पड़ेगा? अक्सर लोग पूछते हैं, मुझे कल रात भी 1-2 फोन आए कि मेरे साहब आपको क्या? मुझे लगता है कि भारत पे इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो पूरा मामला है ना शिया सुन्नी का, ये पाकिस्तान के अंदर भड़काया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड है शियाओं को मारने का। कराची में भाई साहब पूरी बस की बस इन्होंने उड़ा दी थी, पूरी बस की बस। ये लोग क्या करते हैं, उतरो बस से, उतरे, आई कार्ड चेक करे, जहां पे देखा उन्होंने शिया नाम, अब मैं वो नाम नहीं लूंगा, सरनेम नहीं लूंगा, लेकिन शिया सरनेम्स अलग होते हैं, कई शिया सरनेम अलग हैं, उनका नाम आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इन्होंने बसों से उतार के, कोई गांव पिंड की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कराची प्रॉपर, विच इज पाकिस्तान लार्जेस्ट सिटी एंड अमंग्स द वर्ल्ड, जो दुनिया की जो टॉप 10 सिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उसमें से एक कराची है। बहुत बड़ा शहर है कराची, इट्स अ मैसिव बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। उधर
शियाओं को मारा है। अब आप देखिएगा इसका बैकलैश शिया कम्युनिटी में होगा पाकिस्तान के अंदर। इनके जितने भी सुन्नी मौलाना मौलवी हैं वो बकवास करेंगे मस्जिदों में जाके मिंबरों पर बैठ के, उन्होंने जहर उगलना है, इसको मारो, ये काफिर वो काफिर, इन्होंने वो काम करना है। एक तो पाकिस्तान के अंदर वो होने वाला है, ठीक है। भारत के अंदर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा असर होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये एरिया जितना अनसेटल होगा, कहीं ना कहीं कश्मीर में इसका फॉल आउट होगा, आप देखेंगे इसको। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे कहनी बात नहीं चाहिए, लेकिन सच है, तो मेरा वादा है आपके सामने सच बोलूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर में इसका बैकलैश आपको जरूर दिखाई देगा। पाकिस्तान हरकत करने की कोशिश करेगा कश्मीर में। क्यों? अब आप बोलेंगे साहब ईरान ने तुम्हारे ऊपर मिसाइल मार दी, तुम कश्मीर में क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान को, देखिए आप समझिए कि पूरी एक कौम है ना, पाकिस्तानी कौम, जो लोग हैं वो यूनाइट कैसे होते हैं। हम लोग पहले चलिए इंडियन समझ लेते हैं, हम लोग कैसे यूनाइट होते हैं। हम लोग कैसे यूनाइट होते हैं? यार चंद्रयान चला गया, हम सब लोग खुश हो गए, राइट, सक्सेसफुल। आदित्य L1, वेरी गुड यार, शाबाश। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ऐसा काम कर रही है, गूगल का सीईओ और यहाँ का सीईओ और फलाना डिम का इंडियन है, इंडियंस यूनाइट हो गए। क्रिकेट के ऊपर ही यूनाइट हो गए, कोई अच्छी पिक्चर आई उसके ऊपर यूनाइट हो गए। हमारे पास 1000 कारण है यूनाइट होने के लिए, 1000 कारण है हमारे पास एक होने के लिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, ओह पूरा ऐसे, पूरा ऐसे, इतनी बड़ी बात है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है भाई, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा महेंद्र सिंह धोनी का, आप वेट करिएगा। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान में अगर आपको लोगों को एक करना है ना, पूरी पाकिस्तानी कौम को ऐसे करना है मुट्ठी के जैसे, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आपको हिंदू को नुकसान कैसे पहुंचाना है, इंडिया का खून कैसे बहेगा। अगर आप ये थ्योरी उनको प्रूव कर देंगे तो पूरे 25 के 25 करोड़ आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके सपने में भारत आता है, उनको लगता है कि भारत को नुकसान पहुंचाए। अब मैं महेंद्र सिंह धोनी के, लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि यार धोनी ने ये बोला कि पाकिस्तान में खाना बड़ा अच्छा, वो धोनी का एक बड़ा फेमस हो गया, वो स्टेटमेंट वायरल हो गया। महेंद्र सिंह धोनी ने बोला है कि साहब पाकिस्तान का खाना जो है वो बड़ा अच्छा है यार, कभी जाना पाकिस्तान में खाना। और धोनी झूठ नहीं बोल रहा, आई एम वेरी श्योर, मैं कभी गया नहीं, लेकिन आई एम वेरी श्योर, आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तान का खाना बहुत जबरदस्त होगा। पर उसके पीछे कारण भी बता देता हूं क्यों जबरदस्त है। जब आपको एक ही काम करना होता है ना, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान में बाकी सब तो हराम है यार, ठीक है, शराब पीनी है, चोरी से पीनी है घर के अंदर, कोई पब नहीं, कोई बार नहीं, कोई डिस्कोथेक नहीं, कोई नाइट क्लब नहीं, कोई ऐसी। पाकिस्तान में सिर्फ एक तफरी है, पाकिस्तान में एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज है, लीगल, बाकी एवरीथिंग इज हराम ना, बाकी सब चीजें हराम है। लोग तो यहां पे जो सिंगर्स हैं, जो लता मंगेशकर सामने आ जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हाथ जोड़ के सर झुका के लता दीदी ऐसे करके बात करते हैं, राइट। यहां पे तो कला को, विद्या को। दोस्तों जहां तक संस्कार की बात है ना, जहां तक सम्मान की बात है, एक छोटी बच्ची के संगीत पे, उसके गाने पे मंत्रमुग्ध होके प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ लोगों का लीडर उस बच्ची को अपना शॉल दे देता है। आपने देखा वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब, वो अपने टीचर से मिलते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो गुरु से मिलता, पैर छू रहा अपने, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का। कोई ऐसा भाई, नॉट अ स्मॉल गाय, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो पैर छू रहे हैं अपने गुरु। ये यहां के संस्कार हैं, पाकिस्तान में ये सब नहीं है, राइट। तो पाकिस्तान करेगा क्या? हर चीज, मैंने लता दीदी का एग्जाम्पल दिया, लता जी का एग्जाम्पल, लता जी इतना बड़ा नाम म्यूजिक का, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स। पाकिस्तान में सिंगर्स को छोटा समझते हैं, क्या मिरासी है ये, पाकिस्तान में छोटा समझते हैं सिंगर्स को। क्यों समझते हैं छोटा, मैं आपको बताऊं। और पाकिस्तान में भी बड़े जबरदस्त सिंगर्स रहे हैं, पाकिस्तान में गजब के सिंगर्स रहे हैं। वो बॉलीवुड को अकल ही नहीं आई कि किसको बुलाना है, अब तो खैर किसी को भी नहीं बुलाना। आई डोंट लाइक पाकिस्तानी सिंगर्स कमिंग इनटू इंडिया एनी लॉन्गर, बट जहां तक टैलेंट की बात है दोस्तों, टैलेंट की बात, दे हैव हैड फिनोमिनल सिंगर्स, लेकिन उनको छोटी नजर से देखा जाता है। आप किसी भी आम पाकिस्तानी से जो रेड़ी चलाता है या सड़क पे चलता है, वो कहता है मिरासी है, वो छोटी नजर से देखता है। और अगर वो औरत है जो गाने वाली है, लेडी है, उसको तो और गंदी नजर से देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि कैरेक्टरलेस है, ऐसा वो लोग कहते हैं। यहां पे जो लड़की अच्छा गाती है उसको कहते हैं कि इसके गले में सरस्वती है। तो एक कल्चर का फर्क है दोस्तों। तो महेंद्र सिंह धोनी जब कहता है ना कि
खाना बड़ा अच्छा है पाकिस्तान में, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। पर सिर्फ खाना अच्छा है, उसके अलावा सब बकवास है, क्योंकि खाने के अलावा कोई तफरी है ही नहीं पाकिस्तान में, और किसी चीज़ का स्कोप ही है नहीं। खाना खाते रहो, कढ़ाई ले आओ, कबाब ले आओ, बिरयानी ले आओ, नाहरी ले आओ, पाए ले आओ, फलाना ले आओ, बस इसके आगे पाकिस्तान नहीं बढ़ पाया दोस्तों। नाउ कमिंग बैक टू दिस होल ईरान इशू, ये अभी जो आग है ना, जो पाकिस्तान ने उनका कर्नल मारा है, इसकी भी जवाबी कार्रवाई होगी। ये दोस्तों फैलेगा भी अच्छे तरीके से, ये अफगानिस्तान में भी फैलेगा। मैं आज आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूं, आप मेरी बात आज नोट कर लेना, ठीक है। ये मैटर अफगानिस्तान के अंदर फैलेगा, ये मैटर अफगानिस्तान के अंदर फैलेगा। और आज मैं एक और प्रिडिक्शन कर रहा हूं, देर सवेर अमेरिका जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, अच्छा मान के बुरा मान के, अमेरिका अफगानिस्तान आएगा। और भारत क्या चाहता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत यह चाहता है कि अगली बार अमेरिका अफगानिस्तान जाए तो पाकिस्तान का इस्तेमाल ना करे। दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स। अब इट्स नॉट सो सिंपल, इट्स नॉट सो सिंपल कि भारत कह देगा तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हां, यह भी है कि भारत इतना रसूख रखता है, भारत इतना दम रखता है कि अपनी बात मनवा ले। भारत क्या चाहता है, ठीक है तुम अफगानिस्तान जा रहे हो ना, तुम जा रहे हो अफगानिस्तान, तुम पाकिस्तान से मत जाओ, तुम ईरान से जाओ। और इसीलिए भारत यह चाहता है कि ईरान मेन स्ट्रीम हो, ईरान ये छिछोरी हरकतें बंद करे जो उनके पागल मौलाना करते रहते हैं। यही बात डॉक्टर जयशंकर ने भी समझाई बड़े प्यार से कि सर थोड़ा सा ना हल्का हाथ रखो, इतना किसी को इतना धक्का मत दो कि फिर वो आदमी लाठी लेके आपके पीछे पड़ जाए, इतना धक्का मत दो। ईरान यही गलत कर रहा है, ईरान ना धक्के दे रहा है पब्लिक को बहुत ज्यादा, अमेरिका को धक्का दिया, इसको धक्का दिया। देखो बॉस, इतना घमंड मत करो, घमंड करोगे निपटा दिया जाओगे। हाथ जोड़ के सर झुका के आराम से तमीज से रहो, लंबी जिंदगी होगी। यही डॉक्टर जयशंकर ने इनको भी समझाया कि थोड़ा सा हल्का हाथ, थोड़ा सा हल्का हाथ, चौधरी मत समझो अपने आप को, निपटाने वाले लाइन में खड़े हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देखिए मैप आपके सामने, अब मैं आपको समझा देता हूं। चाबहार पोर्ट कहां पे है, देखिए, देख लिया आपने चाबहार। अब एडिटर साहब ये दिखाइए ग्वादर कहां पे है। अब एडिटर साहब ये दिखाइए कराची पोर्ट कहां पे है। दोस्तों आपने पूरी स्टोरी समझ गए आप, 3 पोर्ट हैं। अब दोस्तों अगर अमेरिका को आना है तो अमेरिका आज तक अफगानिस्तान में जाने के लिए कौन सा रास्ता लेता आया है? अमेरिकी जहाज उतरते हैं बिन कासिम पोर्ट कराची पे और वहां से रोड से जाते हैं ये लोग तोरखम के थ्रू अफगानिस्तान। भारत ये चाहता है कि अगर ईरान मेन स्ट्रीम हो गया लॉन्ग रन में, आज तो नहीं होगा, 1, 2, 3 साल तक नहीं होने वाला, लेकिन आगे चल के अगर ईरान को सद्बुद्धि आ गई, इनके जो मौलाना बैठे हैं, मौलवी बैठे हैं ऊपर, अगर उनको सद्बुद्धि आ गई तो अगली बार भारत ये चाहेगा कि ईरान का रास्ता ले अमेरिका, ईरान का रास्ता ले यूरोप, और फिर जाए वो सेंट्रल एशिया कहीं और। दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स, टू सर्कमवेंट पाकिस्तान, to isolate Pakistan, and the isolation of Pakistan can only happen through Iran. That is why it is very important that the relationship between Iran and Pakistan must deteriorate. ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, आपके हाथ में एक हथियार है ईरान। आप और इन्वेस्टमेंट करिए वहां पे चाबहार पे, फिर आप देखिए किस तरीके से मामला बढ़ेगा। दोस्तों ये मामला फैलने वाला है, ये जंग फैलने वाली है, ये अफगानिस्तान पहुंचने वाली है, ये किसी भी हफ्ते पहुंच जाएगी अफगानिस्तान, आप देखिएगा किसी भी हफ्ते पहुंचेगी। अमेरिकन को बहाना चाहिए, अब अमेरिकन को खुजली हो रही है कि अफगानिस्तान खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, इनको खुजली हो रही है, ठीक है। और ये चाहेंगे कि कुछ ना कुछ एक्शन बड़ा अफगानिस्तान में करें अमेरिकन इलेक्शंस के पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि जंग हो, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि फॉरेन कंट्रीज में इनकी आर्मी जाए, लेकिन अगर मजबूरी हो गई तो जो बाइडेन कुछ ना कुछ तो करेगा इसके ऊपर, कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी है अपने आप को प्रॉप अप करने के लिए। जो बाइडेन कुछ ना कुछ करेगा। जो बाइडेन ये चुनाव हार रहा है और चुनाव जीतने के लिए जो बाइडेन कोई भी एक्शन ले सकता है दोस्तों। तो यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अब हम आते हैं अपने सवाल और जवाब पे। पहला सवाल है जितेश कुमावत का। ये कहते हैं मेरा सवाल है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो है, अगर कैसे इफेक्ट होगा अगर ईरान इसको अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दे, और इंडिया के जियोपॉलिटिकल पोजीशन और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। देखिए मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर ईरान अपने आप को डिक्लेयर कर दे न्यूक्लियर वेपन स्टेट, है ईरान अपने किसी एरिया में न्यूक्लियर टेस्ट कर दे। सैंक्शन उनके ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इससे ईरान की प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं। पहले ईरान की प्रॉब्लम यह नहीं कि ईरान खराब नहीं है,
ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, ईरान के लोग बहुत खूबसूरत, बड़े प्यारे, बड़े जिसको कहते हैं ना कि हॉस्पिटेबल लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं। ईरान की जो रिलीजियस क्लर्जी है ना, वो क्रैक हैं पूरे के, दो कंप्लीट लूनेटिक्स, वो पागल हैं, राइट। और अगर वो रहें वहां पे और ईरान अगर न्यूक्लियर हो जाता है, फिर आप समझ लीजिए पूरे जितने भी सुन्नी देश हैं उनके ऊपर खतरा, इजराइल के ऊपर खतरा, फिर अमेरिका इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो यार ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईरान, बट देयर क्लर्जी, वो लोग तो दिमाग से गए भाई। दूसरा सवाल है डॉक्टर हामिद एम अहमद। अरे वाह, डॉक्टर साहब का जो वो है, क्या नाम कहते हैं, आईडी, वो है दकियानूसी। जय हिंद सर, जय हिंद डॉक्टर साहब, जय हिंद। आपको क्या लगता है कि रशिया जिस तरीके से अपने आप को डिप्लोमेटिकली एंड मिलिट्री पोजीशन कर रहा है, वो कैसा रहेगा अगर भारत और चाइना की पूरी फुल ब्लोन वॉर हो गई, यानी कि पूरी जंग हो गई? क्या हमें फॉरेन असिस्टेंस चाहिए होगा मिलिट्री हार्डवेयर के लिए? हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए इन सच अ सिचुएशन? ये डॉक्टर हामिद अहमद, आईडी दकियानूसी। आई लाइक दिस डॉक्टर साहब, ये बहुत बढ़िया चीज। अच्छा देखिए, ऐसा है ना कि रशिया बैलेंस कर रहा है और रशिया में ये सोच है, पुतिन की ये सोच है, अभी डॉक्टर जयशंकर मिले भी थे पुतिन से, उनकी ये सोच है कि हमारी रिलेशनशिप चीन के साथ अलग है और इंडिया के साथ अलग है। दिस इज नॉट बाइनरी, ये बाइनरी नहीं है, 0 और 1 नहीं है कि अगर हम चीन के बगल क्लोज हैं तो हम इंडिया को इग्नोर करेंगे, इंडिया के क्लोज हैं चीन को इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी तो दोनों के साथ रिलेशनशिप है, ऐसा रशिया कह रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात गलत नहीं है, आपका जो कंजेक्चर है या आपकी जो सोच है वो गलत नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि वेस्ट ने, एक तो अमेरिका है ना, अमेरिका ने इतना धक्का दिया रशिया को कि वो चाइना के पास चला गया। तो ये अमेरिका ने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। तो इसमें रशिया कैसे करेगा? क्या भारत को भारत डिपेंडेंट है बाहर के वेपन्स के लिए, सच बात है। हां, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है बहुत तेजी से भारत अपने रोज नए नए वेपन्स के बारे में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि चाहे सरकार एड़ी चोटी का बल लगा दे, एड़ी चोटी का बल, लेकिन इतने जो दिहाइयों का, इतने दशकों का जो डैमेज है, ठीक है, ये इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। डैमेज बहुत है, डैमेज बहुत है। मैं आपको बता रहा हूं, 35 साल बोफोर्स आने के 35 साल तक भारत में कोई नई तोपें नहीं आई। वही बोफोर्स इस्तेमाल रही जिससे हमने कारगिल जीता था, और बड़ी शानदार तोप है वो। बोफोर्स इज एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म, माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी ओल्ड, ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी ओल्ड। बोफोर्स की 150 mm जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और फिर मैं कह रहा हूं बड़ा शानदार हथियार है, इसमें कोई शक नहीं है। इट्स अ माइंड ब्लोइंग वेपन, बट द टेक्नोलॉजी इज ओल्ड। आजकल नई नई चीजें आ गई हैं, नई नई मेटलर्जी आ गई है, तो वो अब लाने की कोशिश, जैसे कि बोफोर्स का एग्जांपल तो M777 ले आए हम, पर वो कहां से आई? अमेरिका से, अंडर लाइसेंस अब इंडिया में बनेगी। और धनुष है, और भी चीजें हैं जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। लेकिन पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की जो अब होड़ लगी है भारत में कि नहीं हमारा होना चाहिए, ड्रोन भी अपने होने चाहिए, मिसाइल भी अपनी होनी चाहिए, ये देखिए ना, ये जो पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है, राइट, ये इकोसिस्टम तैयार हो रहा है कि ये भी बनाओ, ये जो एक, जिसको कहते हैं कि एक ऊर्जा सी आई है सिस्टम में, एनर्जी आई है सिस्टम में, ये नहीं है। इसको स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा। कोई ऐसा बोल दे कि कल तक आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोना हैपन। उसमें समय लगेगा, क्योंकि पहले डैमेज बहुत हो चुका है, बहुत डैमेज हो चुका है। किसी दिन बैठ के डॉक्टर साहब अलग से मैं आपको बताऊंगा कितना डैमेज हो गया है। मनीष दीक्षित, जय हिंद सर। जय हिंद मनीष जी, जय हिंद आपको। हम लोग जो देश के गद्दार हैं, जो देश को पीछे खींचते हैं, हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये 2.5 फ्रंट वॉर है, इसको भारत कैसे लड़े, और क्या ये डिजर्व करते हैं ये गद्दार डेमोक्रेसी? देखिए, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम लोग इसीलिए हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के गद्दार, अगर आपको लगता है कोई गद्दार है तो आप एक्सपोज करिए पब्लिक के सामने, जो आपको लगता है आप एक्सपोज करिए। आप डेमोक्रेटिक और लीगल टूल्स इस्तेमाल करके उनको एक्सपोज करिए। जो भारत का संविधान, भारत का जो लॉ है, कानून है भारत का, कानून के दायरे में रह के आप उनको एक्सपोज करिए। और भारत का कानून आपको वो राइट्स देता है, आपको हक देता है कि
कि आप अपनी बात करें, आपको रखनी चाहिए अपनी बात, क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स आपको बनाने चाहिए जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। पर देखिएगा, मैं बात बताता हूं, जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, आप तभी सक्सेसफुल होंगे अगर आपकी आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद है। आपकी आइडियोलॉजी पॉलिटिकल और राष्ट्रवाद होनी चाहिए। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में पॉलिटिक्स आ गई, आप फेल हो जाएंगे। माफ कीजिएगा अगर मैं कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन बात यही है सर, आपकी आइडियोलॉजी में अगर नेतागिरी आ गई, आपकी आइडियोलॉजी में पॉलिटिक्स आ गई, वो चला जाएगा। जब तक राष्ट्रवाद है आपके अंदर, तो ऊपर का पहला बटन खोलो, हीरो बन के ठोको सबको। अजय कुमार, हेलो सर। हेलो अजय जी, नमस्कार आपको। ये कह रहे हैं कि आपने कहा था कि वर्ल्ड इज अप्रोचिंग वर्ल्ड वॉर, और अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो भारत क्या इसमें हिस्सा लेगा? हमारी तो बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है और वेल एस्टैब्लिश्ड। नहीं, जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड वॉर हो और हमें उसमें हिस्सा लेना पड़े। भारत तो ऐसी किसी ट्रीटी का सिग्नेटरी भी नहीं है। आधे तो उसमें इसलिए फंस जाते हैं कि आपने एक नेटो देश को अटैक करा तो पता लगा कि सभी फिर एक, जैसे ततैया का छत्ता होता है, वो हम लोग तो ऐसा नहीं करते। और भारत ने ये बोला, लोगों ने पूछा, मुझसे भी पूछा लोगों ने कि भारत किसके साथ है, रूस के साथ है कि यूक्रेन के साथ है, आप लोग बताते क्यों नहीं है? मतलब भारत के साथ है यार। मैं क्यों रूस के साथ, क्यों यूक्रेन के साथ रहूं? मेरा देश इतना पुराना है, इतना प्राचीन है कि जब लोगों को रशिया और यूक्रेन के बारे में पता भी नहीं था। 5000 साल की तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड। उसके पहले कितना पुरातन में भारत जाता है किसी को पता ही नहीं है, नोबडी नोज। तो यार कोई हमसे बोले कि नहीं आपको ये एक खाका है बना हुआ, ये एक स्क्वायर है, आपको स्क्वायर के अंदर गेम खेलना, क्यों खेलें भाई? हम अपना स्क्वायर बनाएंगे, अपने स्क्वायर में खेलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भारत को, अगर कोई विश्व युद्ध होता है तो भारत को उसमें हिस्सा लेना ही लेना है। नो, दैट इज नॉट द केस। भारत वही काम करेगा जो भारतवासियों के लिए फायदेमंद हो, और यही सरकार भी कहती है कि यार जरूरी नहीं है कि कोई चाइना की तरफ हो या कोई अमेरिका की तरफ हो। आजकल भारत ये कहने लगा है कि जो भी हो भारत की तरफ हो, तुम इधर आओ। आज के यहीं पे सवाल जवाब सारे खत्म होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कि मेजर साहब आपका वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, इसमें ये एडिशन करिए, सब्सट्रैक्शन करिए, डिवीजन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए। आपके सुझाव सर आंखों पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त हमारे जो हजारों लाखों की तादाद में वीडियो हमारे देखते हैं, लेकिन भाई ये बेल आइकन नहीं दबाते। लीजिए हथौड़ा, एक बड़ा वाला ना, लोहे का हथौड़ा, मार दीजिए उस घंटे में, टांग से बिल्कुल एकदम। सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आ जाएगा हमें भी और आपको भी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।